कल की क्लास में हम लोग पीरियड निकालने सीखे थे। आ जाओ। तो आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे, तो प्रीवियस क्लास है पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, और फिर हम लोगों ने किसी गिवन फंक्शन का, हार्मोनिक फंक्शन का पीरियड निकालने सीखा था। आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन इसके बारे में जानेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन को जानने के पहले जो हम लोगों ने ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन ये सब डिस्कशन किया था, एक बार ब्रीफ कर ले। पीरियोडिक का मतलब एनी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ऑसिलेटरी मोशन में कहा था कि कोई भी बॉडी मूव करता है विद इन अ वेल डिफाइंड कंफाइंड लिमिट ऑन ईदर साइड्स ऑफ द मीन पोजीशन, मतलब उसका मोशन टू एंड फ्रो होता है, बैक एंड फोर्थ। अब यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब कि कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा तभी जब वो मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन हो अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। अब ये नया एक टर्म आ गया, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब है कि जैसे हम मान लो एक एग्जाम्पल दे रहे, पहले एग्जाम्पल देंगे फिर डिफाइन कर देंगे, इससे आपको इजी होगा। एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये ब्लॉक स्टेशनरी है, अभी किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगा। इसको हम लोग इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन कहते हैं। अब इस ब्लॉक को हम थोड़ा यहां से डिस्प्लेस करके इस पोजीशन पर ले जाए तो स्प्रिंग में इलॉन्गेशन होने लगेगा, तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया। इसका मतलब ये जो फोर्स अप्लाई हुआ वो एक्सटर्नल था, और यहां इस स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट सपोज ए हो गया। अब स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया, मतलब ब्लॉक को हम यहां ले आए, इसका मतलब स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। अब ये जब कंप्रेस हुआ, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स कंप्रेस करने के लिए लगाया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स की तरफ माइनस है। लेकिन यदि हम फिर जो यहां एक्सटर्नल अप्लाई किया, यहां एक्सटर्नल अप्लाई किया और रिलीज कर दे एक्सटर्नल फोर्स को, तो ये इसमें एक टेंडेंसी होगा कि ब्लॉक को यहां ले आए, इसमें भी एक टेंडेंसी होगा कि ब्लॉक को हम यहां ले आए। इसका मतलब जब फोर्स एक्सटर्नल रिमूव करते हैं तो ये बॉडी या स्प्रिंग अपने इनिशियल पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन के टुवर्ड्स शिफ्ट कर जाए। इसका मतलब व्हेन अ बॉडी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, a force comes into play which has a tendency to regain its original position, known as restoring force। मतलब यदि हम उसको डिस्प्लेस कर दे अपने मीन पोजीशन से, तो एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा जो उसको वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर ले आया। उसी फोर्स को हम रीस्टोरिंग फोर्स या हम लोग सिंपली इंटरनल फोर्स भी कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक। अब ये कहता है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा, उसी के कारण से ना टू एंड फ्रो, इधर गया फिर इधर गया, तो रीस्टोरिंग फोर्स उसको वापस ले आया। बिल्कुल वैसा ही एक पेंडुलम है, और इस पेंडुलम को आपने अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे फोर्स नहीं कहेंगे, इसमें टर्निंग इफेक्ट होगा तो टॉर्क कहते हैं। इससे ये पेंडुलम यहां गया, फिर ये पेंडुलम वापस आया मीन पोजीशन और फिर इधर शिफ्ट कर गया।
इसका मतलब यदि हम पेंडुलम पर जो एक्सटर्नल टॉर्क लगाया था या फोर्स के टर्म में कह दे तो उसको रिमूव कर देंगे तो ये कहां आएगा, इसी पोजीशन पर आएगा। एक्सटर्नल से ये शिफ्ट हुआ और इसको हम रीस्टोरिंग, मतलब ये वापस यहां आ जाएगा। इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स के कारण ही इसका मोशन टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ। अब ये जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा इसका, अपोजिट होगा। गौर से देखो, इधर का डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव। रीस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। यहां का डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव। रीस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल करेगा तभी एसएचएम हो। और ऑसिलेटरी में क्या था, सिंपल टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन। ये कंडीशन नहीं था, ये कंडीशन डाल देंगे तो एसएचएम हो जाए। यहां तक आ गया समझ में, ठीक। तो ये हमारा प्रॉपर डेफिनेशन हो गया। और रिस्टोरिंग फोर्स भी लिख लेंगे। रिस्टोरिंग फोर्स when a body is slightly displaced from its equilibrium position, then a force comes into play which has a tendency to regain or it, हाँ regain ही लिखे, to regain its original or initial position is called restoring force. हो गया। तो ये सब क्राइटेरिया होना चाहिए जो अभी हमने आपको बताया कि फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और ये हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा। तो ये कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा तभी ये सिस्टम होगा। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हो। हाँ, निगेटिव रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर है, नहीं मीन पोजीशन के टुवर्ड्स। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, अपोजिट टू द रीस्टोरिंग फोर्स। हो गया, इरेज करें। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, तो पहला फीचर्स क्या आएगा, कैसा होना चाहिए मोशन, ये तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक। ठीक, दूसरा फीचर क्या आएगा,
रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और इसका डायरेक्शन किधर, मीन पोजीशन। तीसरा आ गया, फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट को अपोज कर रहा है, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक, एनर्जी कंजर्व रहेगा, एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब यदि हम ब्लॉक को डिस्प्लेस करेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो एनर्जी होगा वही एक्सट्रीम पोजीशन पर। ठीक, इसका मतलब एनर्जी कांस्टेंट। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क है, डिस्प्लेसमेंट का पावर कितना आ रहा है, 1। ठीक, टॉर्क जब लेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी पावर 1 होगा, इसलिए वो लीनियर होगा। ठीक, इसलिए रीस्टोरिंग फोर्स और रीस्टोरिंग टॉर्क मस्ट बी लीनियर। ये 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको नोट कर ले। ये फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी कहना चाहे। हो गया, 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स लिख लिया। रौनक जी लिख लिया। आज रौनक जी सीरियस हो गए एकदम, बोर्ड से लिख रहे हैं, पहले तो मोबाइल से लिखते थे। अब अंशु का है। हो गया 5 पॉइंट। चलो अब नेक्स्ट आ जाए, रिस्टोरिंग फोर्स वही आपको कहा। ठीक, वैसे डिफाइन कर लो, ऐसे डिफाइन कर लो, जो आपको इजी लगे। अब आ जाए, एग्जाम्पल भी दिया था। ये क्या है, इसका पोजीशन इक्विलिब्रियम। ठीक, लाइन ड्रॉ कर दिया इक्विलिब्रियम का। ये क्या, डिस्प्लेस किया। ठीक, एक्सटर्नल फोर्स टुवर्ड्स राइट, रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन के टुवर्ड्स लगेगा। कंप्रेस किया, रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, एक्सटर्नल टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक, तो फाइनली हम लोगों को देखो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, एक्सटर्नल फोर्स 0, रीस्टोरिंग फोर्स 0। अब यहां पर देखो एक्सट्रीम पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट ए, एक्सटर्नल का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, रीस्टोरिंग का डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एरो देखो ये इंडिकेट कर रहा है, एरो यही इंडिकेट कर रहा है। कंफर्म, इस वाले का देखो क्या है, कंप्रेस किया, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, एक्सटर्नल किधर लगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, और रीस्टोरिंग किधर लगा, मीन पोजीशन के टुवर्ड्स। आ गया समझ में। अब आ जाओ सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम को स्विंग कराया, पी पॉइंट तक गया, डिस्प्लेस हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एक्ट किया। ये एल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, टेंशन टी एक्ट करेगा, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg, इसके एक कंपोनेंट mg cos थीटा, एक कंपोनेंट mg sin थीटा। अब यहां पर आपसे पहला क्वेश्चन मेरा है,
रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू इसमें क्या होगा? गुड, mg साइन थीटा, क्योंकि mg साइन थीटा ही इस बॉब को ओ के अबाउट ला रहा है। यहां भी यदि कंपोनेंट हम निकालेंगे तो यहां भी ऐसे ही आएगा। ठीक, ये भी एंगल यहां पर थीटा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, देखो ध्यान से, लग रहा है? इसको एक्सटेंड कर दो, ये भी एंगल थीटा, इधर का कंपोनेंट क्या लगा? mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या बन गया? mg sin थीटा। इसलिए रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा एक्ट करेगा? mg sin। आ गया समझ में? ठीक है, ड्रॉ करना चाहे कर लीजिए, पेंडुलम का जरूर कर लीजिए mg sin थीटा, ठीक है ना? ये तो ऑलरेडी आपके पीडीएफ में होगा ही। यहां पर y डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, हम लोग एंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। मतलब इस सिस्टम को दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। एक लीनियर है जो अभी स्प्रिंग पेंडुलम की तरफ बताया, तो ये लीनियर सिस्टम हो जाएगा, और ये एंगल के फॉर्म में है तो इसको हम लोग एंगुलर सिस्टम। हो गया? सबने नोट कर लिया? अब देखिए यहां लीनियर सिस्टम में रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ठीक, इसका वैल्यू क्या है? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। तो एक कांस्टेंट टर्म यूज होता है के, इस के को हम लोग कहते हैं स्प्रिंग फैक्टर और फोर्स कांस्टेंट। अब ये के का वैल्यू ही बताता है कि स्प्रिंग सॉफ्ट है या हार्ड। ये वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा रखा है कि के का वैल्यू यदि हाई होगा तो स्प्रिंग हार्डर होगा, के का वैल्यू लो होगा तो स्प्रिंग सॉफ्ट होगा। ठीक, अब यहां पर एक चूंकि इसका यूज हुआ तो फोर्स को हम लोग न्यूटन में लिखते हैं और एक से डिवाइड करेंगे तो मीटर, इसलिए इसका एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन mlt-2, और एल से डिवाइड कर दिया तो एल कट गया तो mt-2। दूसरा जो पार्ट था वो क्या था भाई? पेंडुलम वाला केस। तो उसमें क्या कहा? टर्निंग इफेक्ट है तो टॉर्क बनेगा। जब फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट आ जाए तो हम लोग टॉर्क कहते हैं ना, तो उसमें टर्निंग इफेक्ट हुआ पेंडुलम में, इसलिए वहां पर फोर्स को क्या लिखेंगे? टॉर्क। इसलिए वहां क्या आ जाएगा? रिस्टोरिंग टॉर्क। यहां क्या था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो वहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -थीटा। ठीक, तो वहां पे यही यूज होगा, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एंगुलर एसिस्टम कहेंगे। इसलिए टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -थीटा। ठीक, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, ये समझने की चीज। अब नोट करना जो है वो ये पार्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम में पहला, जैसे हम बता रहे लीनियर एसएचएम,
तो लीनियर एसएचएम का ये हमारा नेट एक्सप्रेशन है, जिसका टाइम पीरियड बनेगा 2 पाई अंडर रूट m/। ठीक, अब हम पहले इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो लीनियर एसएचएम के लिए कंडीशन क्या है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन। ठीक, कांस्टेंट क्या लगा? K लगा। फोर्स को क्या लिखते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस के एक्स। एक्सेलरेशन क्या आ गया? -k/m इंटू एक्स। अब एक्सेलरेशन को हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, d²x/dt²। याद है ना? नहीं याद है तो ऐसे देखिए, एक्सेलरेशन को लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक, और यहां पर फिर वैसे ही हम लोग v का वैल्यू डाल देंगे। तो v को लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होगा? d इंटू डी, d² हो गया। तो d²x और नीचे dt² हो गया। आया समझ में? ये पार्ट आ गया समझ में कि एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं? d²x/dt²। तो ये -k/m इंटू एक्स। अब यहां पर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एसएचएम का ये इक्वेशन होता है -ω²x। अब ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, कंपेयर करके देखो क्या बना। ω² इज इक्वल टू क्या बना? k/m। मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू क्या बना? √k/m। ओमेगा को क्या लिखते हैं आप? 2π/t लिखते हैं। तो √k/m, जिससे हम टाइम पीरियड क्या निकाल लें? ये m थोड़ा सा, हाँ, टाइम पीरियड क्या बन जाएगा? 2π√m/k। इसलिए ये चीज याद रखना है कि जब भी लीनियर एसएचएम होगा, इट इज इक्वल टू 2π√m/k। आया समझ में? आ जाओ। देखो स्मृति, आज लेट हो क्लास में। लीनियर एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब है कि कोई भी बॉडी को हम लोग कहते हैं कि वो एसएचएम में है, तो उसका मोशन टू एंड फ्रो होगा अबाउट ए मीन पोजीशन, लेकिन किसी फोर्स, और वो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी पढ़ा कि सिंपली मान लो कि एक ब्लॉक और स्प्रिंग सिस्टम है, ये स्प्रिंग से ब्लॉक अटैच है, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब जैसे ही आप ब्लॉक को डिस्प्लेस करके यहां लाते हो तो स्प्रिंग में इलॉन्गेशन होता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट इसका x हो गया, लेकिन ये ब्लॉक का टेंडेंसी है कि वापस ये अपने मीन पोजीशन की तरफ चला जाए। इसका मतलब ये जो फोर्स जो इसको मीन पोजीशन की तरफ ले जाता है, उसको हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इसी तरह से यदि हम ब्लॉक को या स्प्रिंग को कंप्रेस कर दे, तो यहां पर भी वैसे ही डिस्प्लेसमेंट यहां नेगेटिव हो जाएगा। लेफ्ट राइट डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव, लेफ्ट के लिए नेगेटिव। तो फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, जो ब्लॉक को वापस यहां लाने की कोशिश करेगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट। इस कंडीशन को फुलफिल करता है एसएचएम। इसका मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए -x। कांस्टेंट
के लगा, जिसको हम लोग फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर कहते हैं। फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाई एम। अब एक्सेलरेशन को हम सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। कैसे? एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है, तो v के वैल्यू को डालेंगे तो dx बाई dt, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर हो गया। अब यहां पर एक्सेलरेशन को इस फॉर्म में लिखा, माइनस के बाई एम एक्स। और ये एसएचएम का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, अभी हम लोग प्रूव भी करेंगे कि क्या ये एसएचएम का इक्वेशन होता है कि नहीं होता, ये भी हम लोग चेक करेंगे। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको हम कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू के बाई एम लिख दिया। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी जानते हैं, तो यहां पर क्या गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई। तो लीनियर एसएचएम का ये कंडीशन आ गया। इसी तरह से हम एंगुलर एसएचएम भी लिखेंगे और एंगुलर एसएचएम से भी टाइम पीरियड निकालेंगे। यहां लीनियर एसएचएम का टाइम पीरियड निकाला, वैसे ही हम एंगुलर एसएचएम का टाइम पीरियड निकालेंगे। तो एंगुलर एसएचएम के लिए कंडीशन क्या आएगा, पहले हम लोग चेक कर लें। हम लोगों ने जो लीनियर एसएचएम निकाला वो हमारे रिजल्ट से कितना वेरीफाई होता देख ले। यही कंडीशन था, माइनस एक्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एम इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ए का वैल्यू निकाला, सेकेंड डेरिवेटिव लिखा, इसको कंपेयर किया, फाइनली ये। अब आ जाए हमारा एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम के लिए क्या कंडीशन आएगा? अभी जस्ट हम लोगों ने एंगुलर एसएचएम के लिए क्या कहा कि टॉर्क लगेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, ठीक, पेंडुलम के केस में। अब यहां पर जो आपने स्ट्रिंग से अटैच किया, ये हमारा स्ट्रिंग था, वहां पर के क्या था, स्प्रिंग फैक्टर था। के का वैल्यू हाई था तो स्प्रिंग हार्ड हो गया, के का वैल्यू लो स्प्रिंग सॉफ्ट। इसी तरह से सी का वैल्यू हाई तो स्ट्रिंग टाइट, सी का वैल्यू लो स्ट्रिंग लूज। जैसे मान लो सिल्क थ्रेड यूज किया या सिंपल थ्रेड यूज करेंगे तो सी का वैल्यू लो होगा, और थ्रेड की जगह वायर यूज कर ले जो बिल्कुल वायर एकदम स्ट्रेट रहेगा तो सी का वैल्यू हाई हो। तो सी को हम लोग कहते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट, सी को हम लोग कहते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट। और यहां पर हम लोग स्ट्रिंग में जो यूज करते हैं मटेरियल उसको कहते हैं फॉस्फोर ब्रॉन्ज। ऐसे सिंपल प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग सिल्क थ्रेड भी यूज कर लेते हैं, हॉर्स हेयर भी यूज कर लेते हैं। घोड़े के पूंछ का जो बाल होता है ना वो स्ट्रेट होता है, बेंड नहीं करता है, इसलिए वहां पे हॉर्स हेयर भी यूज कर लेते हैं। देखिए कहां से कहां फिजिक्स यूज होता है, बहुत सोच समझ के किया जाता है। और रौनक जी सोचते हैं कि फिजिक्स ऐसे ही हो जा रहा है। तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, टॉर्क को क्या लिखते हैं, आई अल्फा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा इज इक्वल टू क्या बन गया, माइनस सी बाई आई थीटा। अब अल्फा को क्या लिखते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या डिफाइन करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और यहां पर एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या बन गया, ये डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब यहां पर हम लोग अल्फा को क्या यूज कर लें, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई आई थीटा। फिर इसको किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड एसएचएम इक्वेशन, क्या बन जाएगा ये, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। फिर वैसे ही इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो और देखो क्या आता है रिजल्ट। कंपेयर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया भाई, सी बाई आई। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट सी बाई आई। ओमेगा क्या लिखते हैं, 2 पाई बाई टी अंडर रूट सी बाई आई। तो फाइनली टाइम पीरियड क्या मिल गया, 2 पाई अंडर रूट
आई बाई सी। अब आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप कहोगे कि सर इस पेंडुलम का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता ही नहीं। बिल्कुल पता है। देखिए कैसे निकालते, ये पेंडुलम ऐसे, इसके कंप्लीट पाथ को आप लिखो। मान लो इसको आप मोशन प्रोवाइड करोगे तो ये कैसा होगा? एक सर्कुलर पाथ होगा। इसका मतलब इसका मास कहां कन्फाइंड है? इस पेरीमीटर पे। ऐसा कौन सा बॉडी था जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके पेरीफेरी पर, या उसका टोटल मास कहां कंसंट्रेट था? पेरीफेरी पर, सरकमफ्रेंस पे। तो ऐसा कौन सा मटेरियल या ऐसा कौन सा लामिना, ऐसा कौन सा रिजिड बॉडी? रिंग हो गया। तो सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? एम आर स्क्वायर। इसलिए यहां पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा? एम एल स्क्वायर। एल क्या हो गया? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आ गया समझ में? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या यूज करेंगे? एम एल स्क्वायर। और सी क्या रहेगा? टॉर्सनल कांस्टेंट। ये गिवन होता है। इससे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं पेंडुलम का। एंगुलर सिस्टम भी हो गया हमारा। हो गया। इरेज करें। तो लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम दोनों फाइनली। तो एंगुलर एसएचएम को वेरीफाई कर ले। देखिए हमारा टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट आई बाई। ठीक। अब आ जाए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अभी हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखा। कैसे हम फाइंड करते हैं, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। अभी जस्ट हम लोग एक्स की जगह पर वाई यूज कर रहे हैं। आप वाई भी कर सकते हो। तो ये हम लोगों ने यूज किया लीनियर एसएचएम माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब क्या किया हमने? दोनों तरफ 2 dy/dt से मल्टीप्लाई कर, इसको सॉल्व करने के। तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई और फिर 2 dy/dt ऐसे लिखा। ठीक, लिखे हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप। दोनों तरफ 2 dy/dt से मल्टीप्लाई। ठीक। अब इसके बाद जो हमारा स्टेप आ रहा है, अब वो स्टेप देखिए क्या आ रहा है इस फॉर्म में। कहने का मतलब ये है कि जो 2 dy/dt था उसको हम ऐसे लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये पहले 2 बनता है। जैसे एक्स स्क्वायर का करते हैं तो 2x, तो 2 dy/dt बना। फिर x का मतलब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये d²y/dt² बन जाए। इसी तरह से राइट हैंड साइड में हमारा क्या था? ओमेगा स्क्वायर वाई 2 dy/dt था। तो इसको हमने ओमेगा स्क्वायर लिखा और ये लिख दिया d/dt y²। मतलब इस y² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 2y। x² का 2x तो ये 2y।
अब फिर y का करेंगे तो क्या बन गया, dy/dt। इसलिए हमने इसको इस स्टेप में लिखा। आया समझ में? नोट करते चलें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहां तक लिख लिया। अब इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जैसे हम लोग इसको इंटीग्रेट फंक्शन में डालते हैं, लिख लिया, तो उस कंडीशन में यहां से जब इसको इंटीग्रेट किया जाता है, d/dt dy/dt होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इंटीग्रेशन वाले फंक्शन में वही रखते जो d/dt का फैक्टर। तब इस कंडीशन में क्या होता है, ये इंटीग्रेशन रिमूव होता है और d/dt रिमूव हो जाता है। तो फाइनली ये बचता है dy/dt का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इंटीग्रेशन और d/dt रिमूव हो गया तो क्या बचा, ओनली y स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है यहां तक। अब इस c का वैल्यू जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो c निकालने के लिए हम लोग ये कंडीशन लेकर के चलते हैं कि बॉडी जब एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचता है, जैसे ये पेंडुलम यहां से ये फाइनली इस पोजीशन पर पहुंचा तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता, तभी तो ये वापस आएगा। तो वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट 0। इसका मतलब इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर या स्मॉल ए, तो हमको मेरी इच्छा है कि कैपिटल ए रखा जाए। इसका मतलब यदि y मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा तो dy/dt क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देन तब इसमें सब्स्टिट्यूट करो। अब dy/dt लेफ्ट साइड में क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू क्या बन गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। y की जगह पर क्या बन गया, a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, देन c बिकम्स ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब c का वैल्यू मिल गया। अब c के वैल्यू को इसमें डालें, इस इक्वेशन क्या आ जाएगा, dy/dt होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, और c का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले ले, a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ गया। अब दोनों तरफ से स्क्वायर को हटा दो तो dy/dt इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है यहां तक 100%। अब क्या करेंगे, वेरिएबल कौन है, y के साथ रहेगा, इसलिए हम लोग इसको dy डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा dt। इसको हम डिनोमिनेटर में ले आए और dt को मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर इंटीग्रेट करेंगे। अब जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले या अभी पढ़ेंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो तो ये साइन इनवर्स पढ़ रखा है, क्या बन जाएगा, ये x/a बन जाए। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया, साइन इनवर्स क्या बना, ये y/a। राइट साइड में क्या बनेगा, ओमेगा, और dt का t,
फिर यहां एक कांस्टेंट टर्म आएगा और वो कांस्टेंट को हम लोग यहां पर फाई लिखते हैं। अब इधर से इनवर्स हटा दिया तो y बाई ए इधर क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देन y इज इक्वल टू क्या हो गया, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसलिए फाइनली इक्वेशन क्या बन गया, ये y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसलिए एसएचएम का इक्वेशन इसी फॉर्म में रहे। और जब ये इस फॉर्म में रहेगा तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाए, अभी पढ़ाया, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, नॉट वाई स्क्वायर, वाई। इसलिए जो भी इक्वेशन गिवन होगा उस इक्वेशन को हम सॉल्व करके इस फॉर्म में ले आए तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा। मान लो कोई अलजेब्रिक फंक्शन दे दे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे दे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दे, यदि वो इक्वेशन को डबल डिफरेंशिएट करके आप माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई ले आते हो तो एसएचएम होगा। यदि वो नहीं आता है तो एसएचएम नहीं होगा। समझ में आ गया? इसलिए y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इसी फॉर्म में आएगा। अभी हम लोग चेक भी कर सकते, इरेज करें इसको, अभी हम चेक करके आपको बताते हैं, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, चलिए हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी टी, जल्दी से बता दो क्या हुआ। ए साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या बना, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और ओमेगा टी प्लस फाइव का ओमेगा, तो ये ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, ओमेगा ए कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और ओमेगा टी प्लस फाइव का ओमेगा क्या बन गया, ये ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये क्या है, ये क्वांटिटी बताओ, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल। आ गया, प्रूफ हो। ठीक, समझ में आ गया। अब मान लो इससे रिलेटेड हमारा, पहले तो हम लोग पहले इक्वेशन जो हम लोगों ने डिराइव किया हमारे पीडीएफ से, उसको कंपेयर करके देखते हैं। हो गया, इरेज करें तो रिजल्ट देख लेते हैं। इंटीग्रेशन से ये रिजल्ट आया था, फिर हम लोगों ने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाला था, फिर ये रिजल्ट आ गया, इसको वेरीफाई कराया और फिर इसको दोबारा इंटीग्रेट कर दिया और फाइनल रिजल्ट ये आ गया, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 1। ठीक, अब जैसे हमको क्वेश्चन दे दे, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट्स एसएच, जैसे पहला दे दिया। अब अभी तक तो हम लोग नहीं पढ़े थे कि भाई एक्सपोनेंशियल होता है कि नहीं होता, देखते हैं, चेक करते हैं, लेकिन इसमें एक बेसिक चीज है, आयोटा यूज हुआ। ये आई जो है इसको हम लोग आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज करते हैं, जिसका वैल्यू √-1 होता है, और जब इसको स्क्वायर करते हैं तो ये -1 होता है। मतलब इमेजिनरी क्वांटिटी के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करते हैं, जिसको हम लोग आयोटा कहते हैं। आयोटा ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर, और उसका वैल्यू √-1 होता है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। बस यहां पर ये चीज याद रख।
अब इससे रिलेटेड हम लोग आते हैं। सबसे पहला क्या स्टेप होगा हमारा, dy बाई dt। ठीक, a कांस्टेंट है। अब e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन पहले आप सीख चुके। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। इसका मतलब e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन उतना ही हुआ, लेकिन ये भी तो डिफरेंशिएट होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो पावर का डिफरेंशिएशन, टी का कोफिशिएंट कौन हो गया, आई। अब इसका मतलब आई ओमेगा ए टू द पावर आई ओमेगा। अब दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर आई ओमेगा ए। फिर इसका डिफरेंशिएशन उतना ही रहा, e टू द पावर आई ओमेगा टी। फिर आई ओमेगा टी का कोफिशिएंट क्या बना, आई ओमेगा। आई इंटू आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए टू द पावर आई ओमेगा। ये पूरा क्या है, वाई है। आयोटा स्क्वायर क्या है, -1, मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या बन गया, वाई। इसका मतलब ये क्या बना, एसएचएम का क्वेश्चन आया, तो ये एसएचएम होगा। आ गया समझ में, साइन कॉस नहीं था फिर भी एसएचएम आ गया। क्लियर, समझ में आ गया 100%। इरेज करें, तो सेकेंड इक्वेशन देखिए तो क्या बनता ही है, चेक करके देखिए तो फिर 2-3 होमवर्क दे देंगे। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी टी निकाल लो। ए टू द पावर माइनस ओमेगा टी इंटू क्या बनेगा, माइनस ओमेगा। तो ये माइनस ओमेगा ए टू द पावर माइनस ओमेगा टी। दोबारा डिफ्रेंशिएट करें, माइनस ओमेगा ए टू द पावर माइनस ओमेगा टी, और फिर इसका कोफिशिएंट माइनस ओमेगा। क्या हो गया ये, ओमेगा स्क्वायर ए टू द पावर माइनस ओमेगा टी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर वाई। लेकिन नेगेटिव साइन नहीं आया, इसलिए ये एसएचएम नहीं होगा। इसका मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाए और अपोजिट डायरेक्शन नहीं होगा तो एसएचएम नहीं होगा। आगे समझ में क्लियरली, इरेज करें तो पीडीएफ में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। पीडीएफ भेज दिया, आज इन लोगों को भेज देंगे। ये सेकेंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन ये है, ए साइंस लिख लो, जिसको तुम लोग के पास तो है पीडीएफ में, इसको चेक करोगे। y इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, थर्ड क्वेश्चन। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन ये आएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। इसका आंसर आ रहा है कि एसएचएम में है। और फिफ्थ चेक कर लेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस टू ओमेगा टी, ये भी एसएचएम में नहीं। आ गया समझ में, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, ये सब फाइंड करें।